नमस्कार। आप देख रहे हैं रॉबिन रियल टाइम और आज हम लोग बात करने वाले हैं खालिस्तान के बारे में। खालिस्तान के बारे में बहुत कम जानकारी बहुत सारे लोगों को है, इसलिए आज हम उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। सन 1947 में भारत से अलग होकर के पाकिस्तान नाम का एक नया राष्ट्र बनता है। ये जो राष्ट्र बना उसने आगे चल के खुद को मुस्लिम राष्ट्र का नाम दिया और लोकतांत्रिक होने का ढोंग भी किया। लेकिन तब तक हमारे भारतीय समाज में एक ये मैसेज पहुंच चुका था कि धर्म के आधार पे किसी देश को बांटा जा सकता है, और ये सोच करके हमारे सिख समुदाय के लोगों ने अलग सिख राज्य की मांग कर दी। संविधान बनते समय बहुत सारे मांगे उठ रही थी, जिसमें तमिल लोगों का तमिल भाषा के रूप में एक राज्य की मांग थी। ठीक वैसे ही इन लोगों की मांग थी कि सिख राज्य अलग हो। उस समय सिख राज्य जो आज के पंजाब के रूप में जाना जाता है वह हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ था और हरियाणा से जुड़ा हुआ था। सिख राज्य बनाने के लिए 9 मार्च 1946 को SGPC का गठन किया गया, जो एक संगठन था और ये सिख राज्य की मांग करता था। लेकिन सिख राज्य की मांग करते करते आखिर में ये जिसे शिरोमणि अकाली के नाम से जाना जाता है ये कर रहा था। मजे की बात तो ये है कि सन 1966 में इसे मंजूरी भी दे दी गई और तब के इंदिरा गांधी ने, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक पंजाब को सिख राज्य के रूप में अलग राज्य बनाया, और ये सच्चाई है। लेकिन सब कुछ ठीक चल रहा था। 1971 के समय में बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए भारत ने पाकिस्तान को पूरी तरह से हराया था, ये सबको याद ही होगा। उस टाइम पे पाकिस्तान ने सोचा कि हमें भारत से बदला लेना है, क्योंकि हम सामने से लड़ के तो जीत नहीं सकते हैं, इसलिए हमें करना ये है कि हमें भारत को अंदर से खोखला करना है। इसलिए सिख राज्य में रहने वाले सभी सिखों को और बाहर रहने वाले सिखों को इन्होंने भड़काना शुरू कर दिया। उसमें जो उग्र स्वभाव के, कट्टरपंथी स्वभाव के जो व्यक्ति थे उनको इन्होंने भड़काना शुरू किया और इन लोगों ने माहौल बिगाड़ना शुरू किया पंजाब का। और 80 के दशक में ये मामला बहुत ज़्यादा तूल पकड़ने लगा। रिपोर्ट्स की माने तो तब के प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे जुल्फिकार अली भुट्टो ने उस समय के पंजाब के रहने वाले जगजीत सिंह चौहान को मदद दिया था और प्रस्ताव भी रखा था कि आप खालिस्तान नाम का एक संगठन बनाइए। खालिस्तान खालसा शब्द से बना है, जो सिखों का एक पंथ कहा जाता है। बहुत शुद्ध नाम है और हमेशा से एक हिस्ट्री में, इतिहास में तो एक नियम रहा है कि अच्छे नाम को इस्तेमाल करके हमेशा से बुरे काम किए गए हैं। ठीक है, तो वैसे ही ये नाम रखा गया, खालिस्तान रखा गया। खालिस्तान को मानने वाले को खालिस्तानी कहा जाता है। पंजाब में आनंदपुर साहिब नाम का एक जगह है। शुरू में इसका बैठक आनंदपुर साहिब में होने लगा और बैठक तक तो ठीक था, लेकिन इनके बैठक में अब हथियार भी आने लगे। इनका आंदोलन सशस्त्र होने लगा, जो एक चिंता का विषय था उस समय की सरकार के लिए भी और बाकी शांति के लिए भी। हैरानी की तो बात ये है कि शिरोमणि अकाली दल के राजनीतिक जो पार्टी थी पंजाब की, उन्होंने खुलेआम सपोर्ट किया था उस समय खालिस्तान को। अब समय थोड़ा सा बदलता है। सन 1982 की बात करते हैं। सन 1982 में यहाँ से पूरी तरह से मुद्दा भटक गया। 13 अप्रैल सन 1982 को निरंकारी समूह के कुछ लोग और अकाली दल, जिसे हम खालिस्तानी भी बोल सकते हैं क्योंकि ज़्यादातर इनकी विचारधारा उसी से जुड़ी हुई होती है, इनके बीच में झगड़ा होता है। अब झगड़ा किस बात का होता है? तो सिख धर्म में भी दो तरह से लोग बटे हुए हैं। एक जो है निरंकारी कहलाते हैं और दूसरे ये अकाल तख्त के हिसाब से कहलाते हैं, और ये लोग का अलग अलग मानना है। एक का मानना है कि जो हमारे सिख के गुरु हैं वो गुरु गोविंद सिंह के बाद कोई नहीं हुआ जीवित, और कुछ लोग का मानना है कि नहीं, गुरु गोविंद सिंह के बाद भी गुरु लोग हुए हैं। खैर, उनकी आपसी मतभेद है, लेकिन ये जो झगड़ा हुआ ये हिंसा का रूप लिया और इसमें 13 से ज़्यादा अकाली दल के लोग मारे गए। निरंकारी नहीं, अकाली दल के लोग मारे गए। क्योंकि अकाली खालिस्तान को सपोर्ट करता था, समर्थन करता था, तो जिम्मेदारी खालिस्तान की बनती है कि इसका बदला वो ले। और बदला लेने के लिए उस समय के खालिस्तान के प्रमुख, जिसका नाम था भिंडरावाला,
जनरल सिंह भिंडरावाला उसका नाम था। उसने जगह जगह भड़काऊ भाषण देना शुरू किया। उसने खुलेआम कहना शुरू किया कि सरकार के खिलाफ हथियार लेकर के खड़े हो जाओ, चाहे तुम पुलिस ऑफिसर अधिकारी को मार दो, चाहे प्रेस मीडिया को मार दो, या फिर आम आदमी को मार दो, लेकिन हमेशा से सरकार को ये रियलाइज कराओ, एहसास कराओ कि हम यहाँ पे हैं। और ठीक ऐसा ही होता है। पंजाब केसरी नाम के अखबार के मालिक को दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है। इतना ही नहीं, जो उसकी जांच कर रहे हैं पंजाब पुलिस के डीआईजी की भी हत्या कर दी जाती है। और इस सब का जिम्मेदार अपने आप को ये सीना चौड़ा करके खालिस्तानी खुद को बताने लगे। पंजाब में चलने वाली बसों में घुस घुस करके हिंदुओं को मारा जाता था। जो बसें हरियाणा और हिमाचल की तरफ जाती थी उसमें हिंदुओं को टारगेट करके मारा जाता था, पूछ के कि तुम क्या हो, कहाँ से आए हो और उनका धर्म क्या है। ये मैं नहीं, ये मीडिया रिपोर्ट्स कह रहे हैं। ये आज तक एबीपी जैसे न्यूज भी अपने रिपोर्ट में छाप चुके हैं। तब के प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी को जब इस बात की भनक लगती है तो उन्होंने इस पे एक्शन लेने के लिए प्लानिंग की तैयारी की। और इंदिरा गांधी कहाँ किसी को बख्शने वाली थी, वैसे तो उन्होंने पाकिस्तान को भी नहीं छोड़ा था, तो खालिस्तान किस बात का। इंदिरा गांधी ने तुरंत ही पंजाब के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया, क्योंकि मामूली बात नहीं था एक डीआईजी को मार देना, इसलिए वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। ये सन 1984 की बात है। जून का महीना था, 1 तारीख से कर्फ्यू लगा दिया गया। लेकिन उससे पहले 20 या 1 महीना पहले से ही वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को बंद कर दिया गया था। आवागमन ठप कर दिया गया था, इंटरनेट को बंद कर दिया गया था। कार्रवाई ज़बरदस्त हो गई। इस डर से भिंडरावाला जो सबका मुखिया था, वह स्वर्ण मंदिर जिसे गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना जाता है, अमृतसर के अंदर है, वहाँ जाकर छुप गया और वहीं से अपना साड़ा का काम शुरू करता था। मंदिर के अंदर छुपने की एक बहुत बड़ी चाल थी, क्योंकि उसे पता था कि ये सिखों का पवित्र मंदिर है, तो शायद सरकार इसके अंदर प्रवेश नहीं करेगी। लेकिन सरकार में इंदिरा गांधी थी और उन्होंने एक लाइन में कह दिया था कि एक्शन लेना है। इंदिरा गांधी के द्वारा शुरू किया गया जो ऑपरेशन था वो ब्लू स्टार के नाम से बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध था। ऑपरेशन ब्लू स्टार, जिसके कमांडर मेजर जनरल KS बराड़ को बनाया गया। 1 जून 1984 को कर्फ्यू लगा दिया जाता है पंजाब में। सभी चीज़ों को बंद कर दिया जाता है और यहीं से कार्रवाई शुरू होती है। सेना को मैदान में उतारा जाता है और ऑर्डर दे दिए जाते हैं कि आप लोग अपना ऑपरेशन जारी रखें। लगातार ये कहा गया कि भिंडरावाला समर्पण कर दे, लेकिन उसने समर्पण नहीं किया। आखिरकार 4 तारीख से गोलीबारी शुरू कर दी गई और 6 जून को भिंडरावाला मारा गया गोलीबारी में। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि उसमें आम लोग मारे गए थे, लेकिन जहाँ तक बात करें तो सरकार ने पहले ही कर्फ्यू लगा दिया था, तो वहाँ पे आम लोगों की क्या ज़रूरत थी, ये एक लॉजिक है। आम लोग अगर मारे गए तो जब सरकार ने पहले ही कह दिया है कि उस मंदिर के अंदर, टेम्पल के अंदर एक आतंकवादी छुपा है, तो फिर आम लोग वहाँ पे क्यों? अगर वो आम लोग थे तो फिर वो आतंकवादी का साथ क्यों दे रहे थे? खैर, ये सरकार की बातें हैं, रिपोर्ट में है। हमें बस इतना जानना है कि भिंडरावाला और उनके साथियों का क्या हुआ। तो ऐसा कहा जाता है कि उसमें हमारे 83 सैनिक शहीद हुए और 249 सैनिक घायल हो गए। 493 वहाँ के खालिस्तानियों को मार गिराया गया और तकरीबन 1500 से ज़्यादा को गिरफ्तार किया गया। ये बहुत बड़ा एक्शन था सरकार की तरफ से, लेकिन इस एक्शन को बदले की भावना में खालिस्तानियों ने इतना ज़बरदस्त लिया कि कोई सोच नहीं सकता है हमारे इतिहास में क्या क्या होने वाला था। अभी साल चल ही रहा था, 1984 का साल चल रहा था। जून में ये घटना होती है और महीना बीतते हुए अक्टूबर तक पहुंचता है बात। खालिस्तानी इतने दिमाग से तैयारी कर रहे थे कि जरा सोचिए कि वो आगे चल के हमारे प्रधानमंत्री की हत्या कर सकते हैं, शायद किसी को अंदाज़ा भी नहीं था। अंदर का ही कोई होगा जिसने गद्दारी की होगी, तभी तो 2 बॉडीगार्ड्स जो कि सिख बॉडीगार्ड्स थे और भी प्रधानमंत्री के, और उन्होंने प्रधानमंत्री की हत्या कर दी। ये जानते हुए कि हाल ही में हुए घटना में प्रधानमंत्री का ज़्यादा भूमिका था, तो प्रधानमंत्री को सिख बॉडीगार्ड किसने दिया? खैर, ये एक सिक्योरिटी का मुद्दा है। आज तक सरकार ने इस पर से पर्दा नहीं उठाया है। हम आगे बात करते हैं। इंदिरा गांधी की हत्या कर दी जाती है, पूरे देश में तहलका मच जाता है और सिखों के खिलाफ उस समय की सत्ता में जो पार्टी थी कांग्रेस, उन्होंने
एक कथित रूप से दंगा भड़काने का कार्य किया। बहुत सारे नेताओं पे आरोप लगे कि उन्होंने दंगा भड़काने का काम किया है। ज़्यादातर दंगे जो हैं दिल्ली में देखने को मिले। दिल्ली में अकेले 2800 से ज़्यादा सिखों को मार दिया गया, 3000 से ज़्यादा सिख मारे गए पूरे देश में, और लाखों सिखों को भगा दिया गया अलग अलग राज्यों से, और सभी के सभी सिख पंजाब में चले गए। हालांकि अभी भी बहुत सारे सिख अलग अलग राज्यों में रहते हैं, लेकिन वो 1984 का दंगा शायद ही कोई सिख भूल सकेगा। दंगा होने के बाद, क्योंकि ये जो कार्रवाई थी पूरे 1 साल के अंदर हुई, 1984 में भिंडरावाला मारा जाता है, इंदिरा गांधी की हत्या कर दी जाती है और सिख के दंगे हो जाते हैं, तो खालिस्तान फिर चुप नहीं रहने वाला था। उसने फिर पलटवार किया और अभी कहानी रुकी नहीं थी, कहानी अभी चलने वाली थी। हुआ ये कि कनाडा और लंदन, ये 2 जगह था। कनाडा से एक फ्लाइट जो है लंदन की तरफ आ रही, एयर इंडिया की फ्लाइट थी, और पायलट सहित, क्रू मेंबर सहित यात्रियों को मिला के टोटल 329 लोग उसमें सवार थे। और उसी में सवार एक खालिस्तानी आतंकवादी जिसने बम से पूरे के पूरे जहाज, हवाई जहाज को हवा में ही बम से उड़ा दिया और सभी के सभी वहीं पे मारे गए। वो दिन 23 जून 1985 था, मतलब कि ठीक अगले ही साल। सिर्फ इतना ही नहीं, इनका मन इतना बढ़ गया था कि फिर उसके अगले साल अगस्त के महीने में जिस ब्लू स्टार ऑपरेशन को चलाने वाले हेड को हम लोग हीरो मान रहे थे, उनको इन्होंने हत्या कर दी पुणे के अंदर। रहस्यमय तरीके से उनकी हत्या कर दी गई। बाद में इसकी जिम्मेदारी खालिस्तान ने ली कि मैंने ही हत्या की है। और अभी बात करते हैं हम लोग एक और घटना। उस समय मिनिस्टर रहे पेयंस, उनके काफी में एक सुसाइडर बम के द्वारा अटैक किया गया और उनकी मौके पे मृत्यु हो जाती है। आप समझ रहे हैं कि ये कितने खतरनाक लोग हैं। बात ये नहीं कि हम कितने सारे आतंकवादी संगठन की बात करते हैं, टेररिस्ट की बात करते हैं, जिससे सरकार लड़ने की बात करती है। शायद उनमें से ये एक और हैं जो बहुत ही खतरनाक है। हमें जानना जरूरी है इनकी सच्चाई के बारे में। और आज की सच्चाई ये है कि ये अभी भी कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, लंदन जैसे जगहों पे रह करके भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं। कनाडा हमेशा से इनका गढ़ रहा है, ये भारत सरकार अच्छे से जानती है, परंतु इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। खैर, ये हमारी विदेश नीति है, तो इस पर हम लोग ज़्यादा चर्चा नहीं करना है। लेकिन क्या हमारे देश के खिलाफ अगर किसी देश से होकर के साजिश हो रहा हो, तो क्या हमें उस पर एक्शन नहीं लेना चाहिए? ये तो सरकार को सोचना चाहिए। दूसरी बात, हाल ही में एक नया नेता बना जिसका नाम अमृतपाल सिंह था, जो कि कहता है खुद को कि वो खालिस्तान का नेता है। खालिस्तान का वो नेता जो कुछ दिनों पहले दुबई में गाड़ी चलाया करता था, ड्राइवर था, आज आकर के भारत के अंदर में वो नेता बन जाता है। लाखों समर्थक हो जाते हैं और खुलेआम धमकी देता है हमारे देश के गृह मंत्री को। जब उसे गिरफ्तार किया जाता है तो उसके समर्थक तलवार और बंदूक और लाठी लेकर के थाने से छुड़ा देते हैं। पुलिस वाले मुंह देखते रहते हैं और सरकार हाथ पे हाथ धरी बैठी है। जब सरकार उसे दोबारा गिरफ्तार करने की बात करती है, तब तक फरार हो जाता है। लेकिन मज़े की बात तो ये है कि उसका इंटरव्यू भी लिया जाता है हमारे नेशनल टीवी के द्वारा, तब तक वो भारत के अंदर मौजूद था। ये है हमारी भारत की खूबसूरती, एक आतंकवादी का भी इंटरव्यू होता है। सिख धर्म के लोगों का एक गौरवपूर्ण इतिहास रहा है हमारे भारत के साथ। हमारे सिख भाइयों के लिए एक बहुत ही दुखपूर्ण, या ऐसा कहें तो एक तरह से इनका जो समय कटा, ये बहुत ही खराब कटा। 1984 के जो दंगे थे वो बहुत ही खतरनाक थे, लेकिन उससे भी खतरनाक उनके जो कारनामे थे खालिस्तानियों के, जो हमेशा से सिखों को बदनाम करने की कोशिश रहती है, और ये चलता रहता है। सरकार को चाहिए कि इस पर ठोस कदम उठाए, पर मौन है। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ, एक नए ज्ञान के साथ, और समझेंगे उनकी जड़ें कहाँ तक गई हैं।